सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल में वेलकम है। सारियानु सत श्री अकाल, सारियानु नमस्ते। मेरा नाम पिंकी रावत है। प्रिया भी मेरा नाम है, पिंकी भी है और मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। मुझे रहते हुए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है और आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है यहाँ की इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो वो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, तो वो कोई गलत हाथों में पड़ जाते हैं, किसी एजेंट के उसमें फंस जाते हैं। तो अभी मैं एक सीरीज़ बनाने जा रही हूँ। आज के जो ये वीडियो है इसमें मुझे काफ़ी सारे जो पुर्तगाल में जो अपना बाहर से आए हुए लेडीज़ हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या नेपाल से आने जो लेडीज़ आए हुए हैं, कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे कपल हैं जिनको जो यहाँ पे जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बट उनको पता नहीं है कि उनको कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो और कैसे वो अपने आप को रजिस्टर उन्होंने करवाना है, मतलब उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। तो मेरे 2 बेबीज़ हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है कि आपको इस मतलब आप कैसे आपको रजिस्टर कराना है और कैसे मतलब कि आपकी ऑल ओवर प्रेगनेंसी, मतलब पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं फॉलो करनी पड़ेंगी, या क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे आप गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट देम, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कई सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि कई सारी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है ना। तो इसीलिए काफ़ी सारी लेडीज़ ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सिस्टर आपका जो 2 बेबीज़ हैं यहाँ पे, तो आप हमें प्लीज़ गाइड करें, हम जो हमारा जो भी है दे आर प्रेग्नेंट है ना, तो वो कैसे अपने बेनिफिट्स अप्लाई कर सकती हैं और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बातचीत। ये हमारा एक SMS नंबर होता है यहाँ पे, जो जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होती है ना। ये इस टाइप का जो है ऐसा होता है। एक आपका कार्ड बनेगा, एक ये पेपर बनेगा आपका, ये मेडिकल पेपर होता है। मेडिकल इन द सेंस इसमें जो नंबर होता है ये उत्यंत नंबर होता है, या SNS नंबर बोलते हैं, या आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये। तो जो नंबर होता है उसके थ्रू आप जो है सेंट्रोसोल जो बोलते हैं, सेंट्रोसोल साउथ, उसमें आप रजिस्टर होते हैं। जब आप रजिस्टर होते हैं तो आपको ये नंबर दिया जाता है। रजिस्टर होने के लिए पहले तो ऐसा था जब कोरोना नहीं था कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते, अपने जो भी नियर बाई आपका सेंट्रोसोल है, आपने ये अगर आपको पता नहीं है कि आपका सेंट्रोसूद कहाँ है, तो या तो आप अपने जो है आसपास के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे अपना एरिया का नाम डाल के वहाँ पे सेंट्रोसूद वो एरिया का नाम डालेंगे तो आपको आपके पास पूरा वहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आपके सामने आ जाती है। तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर भी करा सकते हैं। पर कई सारे सेंट्रोसूद ऐसे हैं वो बोलते हैं अभी हम आपको डायरेक्ट जो है रजिस्टर नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के जो बेनिफिट्स हैं या फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स है वो लेने के लिए ये जो सेंट्रोसूद का नंबर होता है ये आपको बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर आपका कोई भी काम नहीं होता। तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप जो है सेंट्रोसूद का जो नंबर है वो आप अप्लाई करें। तो इसके लिए एक ईमेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल का फॉर्मेट पुर्तगीज में लिख के
वो मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगी या उसका लिंक शेयर कर दूँगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे ही मैसेज करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको अगर ईमेल लिखनी नहीं आती है तो वो भी मैं आपको लिख के वहाँ पे दे दूँगी कि आपने कैसे रजिस्टर करवाना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि अगर आपके हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट चला हुआ है तो हस्बैंड का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी रिसीट और एनआई नंबर होता है जो नॉट एनआई नंबर, फिनांस नंबर। एनआई नंबर में यूके में चली गई। फाइनेंस नंबर होता है और निफ नंबर बोलते हैं उसको, और सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो सारा ये चाहिए होता है जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। पेपर लॉकिंग के जो पेपर होते हैं और सोशल सिक्योरिटी का नंबर और जो है फिनांस नंबर, कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी रिसीट, ये लेके आप जब सेंट्रल जाते हैं, एक दो डॉक्यूमेंट्स और हो सकते हैं वो आपको मतलब कि वो आपको बताएंगे कि डिटेल लिख के दे देंगे। अब एक बार तो आपको जाना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेने के लिए, और जब वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और ईमेल आईडी आपको वो दे देते हैं तो आपको एक ईमेल लिखनी होती है कि मैं अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, और भी जो आपके फैमिली के मेम्बर हैं, कि जैसे कि वाइफ हैं आपकी, तो इनको रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। तो आप ईमेल लिखें और सारे जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटैच करें। तो फोटो क्लिक करके समटाइम ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप स्कैन करके तो उनको डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके तो उनको सेंड करें। कई बार ऐसा होता है कि 1 मंथ और 2 मंथ तक उनका रिप्लाई नहीं आता है, तो कई बार वो रिप्लाई नहीं करते हैं पर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके होते हैं। तो इसके लिए आप एक बार वहाँ पे जाएं दोबारा और उनको पूछ सकते हैं कि मैंने 1 मंथ हुआ है या 2 मंथ्स हुआ है अपने रजिस्टर करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, मुझे कोई एसएनएस नंबर नहीं मिला। तो वो चेक करके आपको आपका स्टेटस जो है बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो आपकी वाइफ है या जो भी आप है यहाँ पे, उनको एसएनएस नंबर चाहिए। तो जब भी आपको ये पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट है, फर्स्ट आप प्रेगनेंसी टेस्ट जो है आप घर पे करें। तो लेकिन वो वैलिड नहीं होता है इन केस आपको जो डॉक्टर दिया जाता है तो उसके लिए वो वैलिड नहीं होता, लेकिन आपको एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आफ्टर एसएनएस नंबर या रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक नॉर्मल जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है सेंट्रोसोड में। नॉर्मल अपॉइंटमेंट में जो आपका डॉक्टर होगा तो आप उन्हें कह सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको जो है डॉक्टर चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो आपको ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं, वो ब्लड टेस्ट आपने करवाना होता है। अगर आप उस ब्लड टेस्ट में प्रेग्नेंट आती हैं तो आपका जो है कोई भी पैसा जो है चार्ज नहीं होता है। अगर नहीं आता है तो उसमें आपके कुछ पैसे जो हैं, कुछ यूरो जो आपके लगते हैं। ठीक है, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे, आपका पॉजिटिव आया टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आया, तो आप उस टेस्ट को लेके सेंट्रोसूट जाएंगे। वहाँ पे उनको बोलेंगे हमें डॉक्टर चाहिए, दिस इज माय जो है रिपोर्ट है, या फिर आपका जो डॉक्टर आपको लिख के देता है ब्लड टेस्ट, उसी के पास आपको दोबारा जाना होता है। वही आपको दोबारा कुछ 1 वीक के अंदर आपको अपॉइंटमेंट दे देता है। तो फिर वो आपको नेक्स्ट रेफर करता है आपका जो है गायको के लिए, है ना। नो प्रॉब्लम, पुट इट देयर, नो प्रॉब्लम, टेक इट। तो उसके बाद जो है तो जब आपको डॉक्टर मिल जाती है उसके बाद एक वो आपको रिसेप्शन पे ही एक वो लिख के देंगे, एक मतलब काइंड ऑफ पेपर देंगे, उसमें लिखा होगा कि हाँ आपकी ब्लड टेस्ट में जो है ब्लड रिपोर्ट में आप प्रेग्नेंट जो आई है, एक आपको वो देते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको देना होता है। तो वो डॉक्टर को देने के बाद आपकी जो है ये वाली बुक बनती है, ये वाली ग्रीन कलर की बुक, ये प्रेगनेंसी की। यहाँ पे अलग अलग जो है बुक्स होती हैं, जैसे कि ये प्रेगनेंसी की बुक है, तो जैसे कोई बच्चा हो जाता है उसके बाद उसकी जो बुक होती है वो दूसरी होती है ना। तो ये इस टाइप की आपकी बुक बनती है, उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपकी एज, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर जो है
आपके हस्बैंड का नाम, है ना। तो आपका फिर वो वेट करते हैं, मतलब आपका वेट करेंगे कि अब आपकी प्रेगनेंसी जो है शुरू हुई है तो आपको कितना वेट है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। और ये सारा करके तो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देते हैं। तो मेन इसमें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप नॉर्मल हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तो उस केस में जो है आप हेल्दी हैं इन द सेंस, तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 अपॉइंटमेंट होती है एवरी सेमेस्टर में, के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड में 3 आपको जो है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है और 3 ही आपके स्कैन होते हैं। बट इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम होती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है, किसी में ब्लड की कमी होती है, तो ऐसी जो लेडीज़ हैं उनको जो है ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं और ज़्यादा जो है ब्लड टेस्ट स्कैन्स होते हैं, और या फिर किसी के ट्विंस होते हैं तो उनको ज़्यादा अपॉइंटमेंट दी जाती है। वरना जो हेल्दी होते हैं, सपोज दैट मेरे दोनों बेबीज़ के दौरान मैं बहुत हेल्दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, तो मुझे सिर्फ 3 अपॉइंटमेंट दी गई, ठीक है। तो ये वाला जो है बुक बन जाता है आपका प्रेगनेंसी का। तो इस बुक को आप मतलब ये आपकी काइंड ऑफ पहचान आपकी हो जाती है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, है ना। तो फिर इसमें आपका पूरा जो है डाटा हो जाता है, जो रिकॉर्ड होता है आपका, है ना, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जो ये नंबर SMS नंबर और एवरीथिंग होता है इसमें। और फिर इसके बाद जो बात आती है कि आपको पैसे कब अप्लाई करने हैं, आपके जो बेनिफिट आपको मिलता है वो आप कब अप्लाई कर सकती हैं। तो जब आपको 13 वीक पूरे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि जब आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी, ब्लड टेस्ट आएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि आप इतने वीक की प्रेग्नेंट है ना। तो उसके बाद जब आपको 13 वीक पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आप अपना सोशल सिक्योरिटी में प्रेगनेंसी का जो आपका बेनिफिट होता है, पैसे होते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर आपको एक डिक्लेरेशन देती है। तो सम टाइम होता है डॉक्टर अपने आप दे देती है, जब आपको 13 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो डॉक्टर अपने आप ही आपको वो दे देती हैं। सम जो है केसेस में ऐसा होता है कि आपको बोलना पड़ता है, उनको याद होता है पर सम टाइम ऐसा स्किप हो जाता है डॉक्टर से, तो आप उनको बोलें कि हमको सोशल सिक्योरिटी में जो है मनी है अप्लाई करनी है, उसके लिए हमको आप डिक्लेरेशन दें, ठीक है। इस केस में सोशल सिक्योरिटी में आप पैसे तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे बेबी प्लान करता है या प्रेग्नेंट है, एक बार सब कुछ रजिस्टर करने से पहले अपना सोशल सिक्योरिटी जो नंबर है उसको जरूर अप्लाई कर लें। और कई बार होता है सिर्फ नंबर के बेस पे आप रजिस्टर होते हैं समथिंग तो आपको बेनिफिट मिलते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको 1-2 या टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कोई एक फिक्स रूल नहीं है, यहाँ पे सारी मतलब कई सारी मैंने लेडीज़ देखी हैं जिनको जो है कॉन्ट्रैक्ट उनका है ना, तब उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। कई को ओनली सोशल सिक्योरिटी नंबर है फिर भी बेनिफिट मिल जाते हैं, है ना। तो इसको आपको आफ्टर 13 वीक वो जो डिक्लेरेशन का एक पेपर होता है, वो पेपर डॉक्टर आपको देती है, उसमें लिखा होता है कि आपका 13 वीक्स जो है पूरे हो चुके हैं और आपकी डिटेल लिखी होती है। आपको वो पेपर और अपना पासपोर्ट और या फिर अगर आपके पास रेजिडेंसी है वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको सोशल सिक्योरिटी जाना पड़ता है। अभी जो सिचुएशन है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके तो वहाँ पे आप उनको बोल सकते हैं कि मैं ग्राविता हूँ, प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपना सोशल सिक्योरिटी जो मनी है वो अप्लाई करनी है। तो जब आप वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म फिल करके और वहाँ पे पोस्ट करके या दे के उनको आ जाते हैं, तो उसके विदिन 1 मंथ आपको उनकी एक लेटर मिलता है उनका, तो कि आपका जो है एवरी मंथ दिस डेट में वो मेंशन करते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा, कितने यूरोज मिलेंगे। वैसे 150 यूरोज होते हैं मिनिमम, 150 या 145 ऐसे कुछ होते हैं, वो आपका कुछ IRS वगैरह को देख के कुछ ऐसा कैलकुलेशन करके, पर 150 अराउंड आपको मिलते हैं। वो तब तक मिलते हैं आपको आपके 9 मंथ्स तक, जब तक आपको 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो आपको मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
किसी को पता नहीं होता है, तो वो आफ्टर 13 वीक नहीं अप्लाई करते हैं इस पैसे को। उस केस में अगर आपने मान लो आफ्टर 5th मंथ अप्लाई किया या आफ्टर 6 मंथ अप्लाई किया, तो आपको वो जो पीछे का सारा पैसा है तो वो मिल जाता है, इकट्ठे मिल जाता है। कई बार ऐसे, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने बाद में किया तो उसको साथ में 700-800 समथिंग उनको मिल गया है ना, तो ऐसा होता है। लेकिन ये आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ पूरा नहीं होने देना है, नहीं तो वो पीछे का सारा पैसा कैंसिल हो जाता है, वो पैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलता। तो आप देखें, या तो 13 वीक के बाद या जब आपको पता चलता है एकदम से ही रजिस्टर करवाएं। नहीं तो अगर आपको 9 मंथ पूरा हो गया है और बेबी होने वाला है, फिर आपको ये पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि हाँ, ऐसे आपने जो है अपॉइंटमेंट अपने आप को मतलब कि रजिस्टर करवाना है, उसके लिए सोशल जो मनी है उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपके 1-2 टैक्स चले जाएं तो बेटर है, क्योंकि बाद में फिर बच्चे को भी बेनिफिट मिलते हैं। तो हाँ, तो ये बेनिफिट ऐसे होते हैं कि आपको 9 मंथ मिलते हैं। फिर आपका जब बेबी बॉर्न हो जाता है, तो बेबी जब आपका हो जाता है बॉर्न, तो उस दौरान आपका अगर आप सोशल सिक्योरिटी नंबर बनाएंगी अपने साथ उसको, इसमें आपका ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है यहाँ पे अगर होगा सेंट्रल सूद के पास, उसका ये भी बेनिफिट है, अगर आपको आपकी जो प्रेगनेंसी में आगे अगर आपको ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत होती है, कई बार इमरजेंसी में जाना पड़ता है, कई बार जब आपका ऑपरेशन या आपका सी सेक्शन होता है, तो सी सेक्शन के सारे चार्जेस फ्री होते हैं, माफ होते हैं, कोई भी उसका पैसा नहीं लगता है। और प्रेगनेंसी में जो भी आपके ब्लड टेस्ट या स्कैन या कुछ भी होते हैं वो सब कुछ फ्री होते हैं। तो बहुत बेस्ट है कि आप जो है ऐसा करें कि अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो वाइफ का भी जो सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवा लें, और अगर हो सकता है 1-2 टैक्स दे दें, और उसके बाद जो है जो है अपना रजिस्टर करके बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई जॉब करता ही है लेडी और उस दौरान वो प्रेग्नेंट है, तो उसको जो जॉब से मिलने वाले पैसे हैं आफ्टर सम टाइम, जैसे कि तो वो तो ज़्यादा टाइम तक जॉब करती हैं, तो उसको उसके बाद जो है जो ऑलरेडी जॉब करती है, जिनकी भारी काम नहीं है, ऐसा मतलब कि या ब्यूटिशियनर है या कुछ भी है, तो उनको जब तक उनकी हेल्थ सही है, जब तक वो काम कर सकती है वो काम करती हैं। उसके बाद उनको जो है जो उनका सैलरी है उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकती हैं सोशल सिक्योरिटी में, कि अभी मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी जो भी है 6 मंथ या 7 मंथ मुझे हो गया और मेरी हेल्थ इतनी गुड नहीं है। तो उस केस में भी वो सोशल सिक्योरिटी से अपनी सैलरी वाले पैसे भी जो है अप्लाई कर सकती हैं। वो भी वहाँ जाके आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फिल करना होता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड यू नो। तो हाँ, उस केस में ऐसा होता है। तो जब बेबी आपका हो जाता है तो फिर आपको बेबी की अगर बॉय होएगा तो ये वाली बुक बनती है, और अगर गर्ल होएगी तो ये वाली बुक बनती है, ये वाली बुक बनती है आपकी, है ना। तो इसमें सब कुछ होता है। आप कई बार ऐसा होता है लेडीज देखती ही नहीं है, बस हो गया तो बन गया तो बन गया। अपनी प्रेगनेंसी बुक भी है तो वो देखती ही नहीं है, इसमें सब कुछ लिखा होता है। ये चीज़ आपका हेल्थ जो है इंडिकेट करता है आपका पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। मेरी ये 2 बेबी हैं तो मैंने ये दोनों रखे हुए हैं, दोनों बुक मैंने रखे हुए हैं, और दोनों में ही मतलब आई वॉज वेरी हेल्दी, आई एम एक्चुअली वेरी हेल्दी। तो इसमें आप देख सकती हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका वेट कैसे बढ़ रहा है, बहुत तो नहीं बढ़ रहा है और कम तो नहीं बढ़ रहा है ना, और आपको क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब इसमें सब कुछ लिखा होता है, एवरीथिंग। तो ये जो बुक्स आपको दी जाती हैं उनको पढ़ें। कई बार ऐसा होता है मुझसे पूछ नहीं सकती, वो सब कुछ चेक करती है, नर्सेस चेक करती हैं, तो कई बार किस लैंग्वेज नहीं अच्छे से आती है तो हम उससे पूछ नहीं सकते हैं, बट आप इसमें देख सकती हैं, आपका जो स्टमक का साइज होता है उस टाइम पे वो लिखते हैं, वो भी लिखा होता है उसमें, है ना। और वेट आपका एवरी जो है एवरी मंथ कितना बढ़ रहा है ना, वो भी सब कुछ लिखा होता है। तो इसमें प्रॉपर जो है आप अपनी हेल्थ के बारे में, ये देखिए यहाँ पे वेट भी और ब्लड प्रेशर भी एवरीथिंग लिखा होता है, ठीक है। हाँ, तो जब बेबी हो जाता है तो आपका इस टाइप की बुक बनती है, गर्ल के लिए पिंक और बॉय के लिए आपकी ब्लू कलर की,
तो उस दौरान उस टाइम पे भी आपको बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट जो है अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए होता है, अभी एवरी टाइम रूल्स अलग होते हैं, पर जो है एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपका बेबी हो गया है तो आप जब सी सेक्शन हुआ है तो 3 दिन आपको हॉस्पिटल में रखेंगे। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो सेकंड डे आपको भेज देंगे। पर यहाँ पे सी सेक्शन भी ऐसा होता है कि कुछ डरने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यही होता है कि हम कितनी हिम्मत वाले हैं, और मतलब कि सबसे बड़ी बात ये होता है क्योंकि इंडिया की तरह नहीं होता है यहाँ पे कि आप प्रेग्नेंट हैं या बेबीज आपके हो रहे हैं तो आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, मदर्स आ रही हैं, सास ससुर आ रही हैं, वो यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। टाइमिंग होती है, एक पर्सन को अलाउ करते हैं, है ना, अंदर आने के लिए। तो वो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी फैमिली आपके सिरहाने पे बैठी रहेगी और आपके बच्चे को देखेगी, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कि मेरे दोनों सी सेक्शन हुए और मेरी बेबीज़ में गैप भी बहुत कम है। तो जब मेरा बेटा 14 मंथ्स का था तो मेरी बेटी हो गई, है ना। पर टचवुड बच्चा भी बहुत हेल्दी था मेरा, और मैं भी बहुत हेल्दी थी। तो उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि हॉस्पिटल में आपके साथ आपकी फैमिली वाले या आपके हस्बैंड 24 घंटे नहीं होंगे। टाइमिंग होगा, उसमें 1% अलाउ होगा। और आपका अगर सी सेक्शन हुआ है तो एग्जैक्ट 6 आवर्स आपके ऑपरेशन को होंगे, तो आपको बोलेंगे बेड से खड़े हो जाओ। इंडिया की तरह नहीं होगा, आप 1 महीने तक बेड में लेटे रहें, तो आपको बोलेंगे आप खड़े हो जाओ और चलो बात के लिए। तो आपको थोड़ा सा सहारा देके वो आपका बात कराएंगे, है ना। तो उसमें भी डरने वाली बात नहीं है, या फिर दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, या फिर रोने वाली बात नहीं है। कई लेडीज बहुत रोती हैं, जो इंडियन लेडीज हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं होता है ना। वो हमारे लिए सही होता है। अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है तो अगर हम अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चलेंगे नहीं, तो ब्लड क्लॉट्स जो है अंदर जम जाता है, और उसकी वजह से बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कई बार बोल जाते हैं सी सेक्शन के बाद लेडीज मोटी हो जाती हैं, और किसी का ब्लड प्रेशर रहने लगता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बोलती हैं। पर अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे कि जैसे वो आपको बोलते हैं कि ऑपरेशन हुआ आपका, आप उठे, नहाने के लिए गए, और 3rd दिन आप घर आए, अपने बच्चे को जो है दूध वहाँ पे हॉस्पिटल में दूध पिलाएं, घर आके थोड़ा बहुत काम करें, है ना। तो उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स जो है नहीं जमते, क्योंकि बहुत छोटा ऑपरेशन नहीं होता सी सेक्शन का, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है ना। पर वो उतना ही छोटा बन जाता है जब हम बहुत हिम्मत से काम लेते हैं, है ना। तो घर आके भी पड़े नहीं रहना है, थोड़ा बहुत अपना हाथ पाँव चलाने हैं, बच्चे को नहलाना धुलाना अपने आप करें। मैंने अपने आप ही किया था दोनों बच्चों को, है ना। तो उससे क्या होता है, हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। तो जो मैंने देखा आजकल सी सेक्शन होता है जिन लेडीज़ का, तो मोटी हो जाती हैं बहुत, है ना, प्रॉब्लम आ जाती है ना, मोटी भी हो जाती हैं। तो बहुत सारा रीज़न तो ये है, जैसे इंडिया में 1 महीने तक तो उठने ही नहीं देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। रेस्ट चाहिए होता है, अच्छा खाना खाएं और जो है अच्छी चीज़ें खाएं और रेस्ट भी करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर को चलाएं भी, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, ये टॉपिक किसी दूसरी डायरेक्शन में चल गया। तो उसके लिए फिर आपको बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट आपको 2 जगह से बनता है। आपको हॉस्पिटल से भी बन सकता है, और आपका जो है कंजर्वेटोरियो जो है IRN से भी बनता है। तो अगर आपको ऊपर उसके लिए भी ऐसा होता है कि वो शेफ के डिक्लेरेशन मांगते हैं। शेफ से आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और कि हमको डिक्लेरेशन चाहिए कि हम इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। वो डिक्लेरेशन लेके तो आपको IRN में या फिर उधर देनी पड़ती है हॉस्पिटल में। उसके बाद आपका जो है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। बट कई बार ऐसा होता है कि रूल एवरी टाइम चेंज हो जाते हैं। तो आप जब आपका बेबी हो जाए तो फादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहीं से पूछें कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट, जब आपको पता लग जाए, आप टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि हमें नहीं पता था। कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है, तो कई बार ऐसा होता है हमको नॉलेज तभी मिलती है जब हमें पता नहीं होता है, तो हम हाथ पाँव मारते हैं कभी, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारी तरह ना हो कि आपको पता ही ना हो कि कैसे क्या करना है ना। काम तो हो जाता है, चलो लेट हो जल्दी हो, पर यह है कि हाँ, अगर हमें पता रहे तो हम जो है एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ही आपको पता लगता है आपका बेबी हो गया, तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आके हॉस्पिटल स्टाफ से ये पूछे कि मैंने अपने बेबी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, मैं कहाँ पे जाऊँ,
ठीक है। तो वहीं पे जहाँ पे लेडीज वार्ड होता है, जहाँ पे बेबीज आपका होता है, उधर ही एक सेक्शन होता है जहाँ पे सबके बर्थ जो है बेबीज जो यहाँ पे वहाँ पे होते हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, जो है पुर्तगीज है या फिर कोई भी है ना। बट हमारे केस में ऐसा होता है, वो आपको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और वो लाओ और आपको बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ जी। तो ऐसे वो आपको वहाँ पे सेक्शन होता है एक आपका जो है बेबी के सर्टिफिकेट का, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट बनाने का। तो आप वहाँ पे जाके जो बाहर से आए हैं लोग, जैसे कि हम हैं इमिग्रेंट्स हैं, तो वो उनको एक बताते हैं कि आप क्या क्या पेपर देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे नहीं बनता है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरीज में सेकेंड डे आपको घर भेज देते हैं, तो आपके अपने नज़दीक के पास के नियर के पेरतों के IRN में जाएं और वहाँ पे उनसे बोलें कि हमें अपने बेबी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और हमको अपॉइंटमेंट चाहिए। और एक ज़रूरी बात ये है कि अब ये है 2021, तो आपके पास चाहे पेपर हैं या नहीं है, आप लीगल हैं आप इलीगल हैं, बट आपके बेबी का ये राइट है कि उसको यहाँ की नेशनैलिटी मिले। तो द थिंग इज दैट कि बहुत सारे IRN आपको डिनाई करते हैं कि ऐसा रूल नहीं है, बट ऐसा रूल है। तो आपने या तो डायरेक्ट वहाँ जाके जब आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं बच्चे का, उसी टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने बेबी की नेशनैलिटी की। आपने नेशनैलिटी नहीं कहना है, आपने कहना है कर्ताओं सिद्धताओं की बेबी की। जैसे ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है तैसे ही आप उन्हें बोलें कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए कर्ताओं सिद्धताओं की बेबी की, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको उस IRN में पता ही नहीं होता है उनको कि जो है वो आपको बोलते हैं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके पास रेजिडेंसी नहीं है तो आपके बच्चे को भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। इन दैट केस मैं आपको जो है एक आप कनई जा सकती हैं। कनई बोलते हैं उनको या कनई बोलते हैं, कई बार मैं रॉन्ग भी बोल देती हूँ, पर मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। ये स्पेलिंग है उसकी, इसमें उल्टा दिख रहा है, CNAIM। अपना गूगल पे लिखना कैपिटल लेटर में CNAIM। तो आपका जो एरिया है, वैसे अंजोस में है, अगर जो लिस्बन रहते हैं वो अंजोस में है, तो वहाँ पे लिख के वहाँ आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं, ठीक है। और वहाँ पे जाके आपने बोलना है कि आपका जो बेबी हुआ है अभी इस सन में हुआ है, अभी हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो हमने उसकी नेशनैलिटी के लिए कर्ताओं सिद्धताओं के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं हैं, जोश में नहीं है, किसी और जगह है, वहाँ पे उस दैट केस ऑल्सो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट दिस थिंग CNAIM, ठीक है। ये टाइप करके तो आपने देखना है कि इसका एड्रेस कहाँ है या इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और कैसे और फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है और वहाँ डायरेक्ट जाके भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आपने बोलना है हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी डेस्क पे आप आगे जाएंगे तो आप उनको पूरा अपना चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिस है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इनके पास इमिग्रेंट से जो रिलेटेड है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनसे जो रिलेटेड है वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे या फिर ये नहीं बोलेंगे कि ये रूल नहीं है, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे और उनसे आप ये भी बोल सकते हैं कि आप उनको IRN की अपॉइंटमेंट लेके दे दें, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है। तो ये पे कनई में आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप हाँ उनको ये भी बोल सकती हैं आप कि 2021 का जो रूल है, बेबी यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, उसका जो एक पोर्चुगीज में एक आर्टिकल होता है, तो वो आपको प्रिंट आउट करके दे देंगे, ठीक है। प्रिंट आउट करके दे देंगे। और IRN में अपॉइंटमेंट भी समटाइम ऐसा होता है वो लेके दे देते हैं आपको, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो वो आपको ऐसे गाइड करते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको ऐसा हो, क्योंकि ये आपका राइट है, इस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट नहीं करना कि आप एक IRN गए, वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मिलेगी बेबी को नेशनलिटी, क्योंकि अगर ये रूल है, ये है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये है। अगर नहीं है, अगर आपको कोई IRN बोलता है कि नहीं है, दैट इज रॉन्ग, आपने बिलीव नहीं करना है, ओके, क्योंकि ये आपके बेबी का राइट है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना है आपने।
फिर मैं मेरे को जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना अगर इस वीडियो को देख के, तो मैं आपको एक लॉयर का नंबर दे दूंगी। मेरा उन लॉयर से कोई ऐसे कांटेक्ट नहीं है, पर मैंने उनका पेज लाइक किया हुआ है फेसबुक पे, तो वो स्पेशलिस्ट हैं इस जो लॉ जो निकला है वो फाइट करते हैं अगेंस्ट द, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं आपके पूरे बेबी के डॉक्यूमेंट्स के। और आपको हॉस्पिटल से बेबी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कोई भी पेपर मिलेगा, आपने उसको बहुत संभाल के रखना है, उसको फेंकना नहीं है ना। तो वो सारे पेपर और जो भी आपके, हाँ, लॉयर का नंबर दूंगी, तो आप उनके पास जाके, बहुत कम उनकी फ़ी है, वो भी बाद में लेते हैं, पहले नहीं लेते, जब आपका केस फिनिश हो जाएगा। स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी बहुत कुछ फ़ी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसा है, हाँ। तो वो आपको जो है गाइड कर सकते हैं स्टेप वाइज। आप जो भी आप सारे पेपर उनको ले जाके दे दें, ऐसा है, वो आपका अपने आप केस हैंडल करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो और मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, हाँ, तो हाँ, अगर प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स लेडीज़ को फेस करनी पड़ती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है एकदम से इमीडिएट जो है डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप सऊद विनती क्वात्रो पे फ़ोन करें। सऊद विनती क्वात्रो पे है, सऊद विनती क्वात्रो, यानी कि 24 घंटे जो आपकी जो है सुरक्षा या हेल्प के लिए जो तैयार रहते हैं, रात के किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम, एनी टाइम यू कैन कॉल देम, ठीक है। तो उसका नंबर है 808-242424। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश भी बोलते हैं ये लोग, ठीक है, तो इंग्लिश बोलेंगे, वो पूरे हेल्पफुल होते हैं। तो आप उनको अपनी जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ और 10th नंबर ये दें और बोलें मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँ, है ना। तो वो आपको सजेस्ट करती हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको वो नियरेस्ट जो आपका सेंटर सूद होता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट देती हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल रेफ़र करती हैं, ठीक है, कर देते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कुछ ऐसा हो तो आपको गाइड करते हैं या एम्बुलेंस भेजते हैं। तो उसमें डरने की बात नहीं है, बजाय कि चल फिर अंदर जाओ गो इनसाइड। तो आपको डरने की इसमें, हाँ, डरने की, यस, गो दे, जाना, चलो चलो फिर चलो। हाँ जी। और जब आपका बेबी हो जाता है, अगर आपका सी सेक्शन होता है, उसके बाद जो है आपको बेबी को रजिस्टर करना होता है सेंट्रोसोल में, ठीक है। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बेबी का मिल जाता है, तो जब आप हॉस्पिटल में हैं उसी दौरान, अगर नहीं मिलता है आपको बर्थ सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं, पहले आप जब बेबी हो जाता है तो डायरेक्ट आप सेकेंड डे जाके बेबी को अपने सेंट्रोसोल, जहाँ पे आपका जो प्रेगनेंसी की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वहाँ पे जाके आपने बेबी को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। आपने जो है डॉक्यूमेंट्स ले जाके, जो मैंने आपको पिंक बुक दिखाई है वैसी आपकी बेबी की बुक बनेगी, आपके बेबी को रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है इस बात को, सेकेंड डे आपने ये करना है, क्योंकि बेबी के कुछ टेस्ट होते हैं वहाँ पे, और एक वैक्सीन होती है जो भी है वो भी देते हैं, और टेस्ट होता है एक बेबी का, वो देते हैं। तो वो विद इन आपका 7 जो है डेज उसमें हो जाना चाहिए, 7 ही 6 लगा के चलो आप, में रजिस्ट्रेशन और उसका वो बेबी का जो है जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो होने ज़रूरी है। उसमें आपको प्रायोरिटी होती है, आप जब बच्चे को ले जाएंगे जब भी आप हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज मिलता है, तो उसके बाद आप बेबी को रजिस्टर करवाएं, ठीक है। और आपको, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपको स्टिचेस लगे हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या नॉर्मल डिलीवरी है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अपने सेंट्रोसोल एनी टाइम जाके, ठीक है, तो आप उनको बोल सकती हैं कि आपको ये तकलीफ है, तो वहाँ पे नर्सेज होती हैं, आपको चेक करेंगी, ठीक है। तो आपके विद इन 15 डेज अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपको जो स्टिचेस लगे हैं, आपको दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना होता है। कई केसेस में जो है आपको हॉस्पिटल में जाना होता है, पर कई जो नॉर्मल केसेस होते हैं उनमें आपको सेंट्रोसोल में ही आपके 15 दिन के अंदर या 10 डेज में, आई थिंक, जो स्टिचेस हैं वो आपके कई 2 टाइप के होते हैं। एक जो अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं,
और एक जो होते हैं वो काइंड ऑफ किसी उसके होते हैं, जैसे स्टेपलर की पिन होती है, काइंड ऑफ ऐसे होते हैं, बट वो भी इतना दिखने में बहुत डेंजरस होते हैं, बट वो इतने डेंजरस होते नहीं हैं। तो आपका जो है आपका 10 दिन के अंदर वो अपने आप वो उसको वो कट कर देते हैं, है ना, स्टिचेस को निकाल देते हैं। और यहाँ का ट्रीटमेंट इतना अच्छा होता है, मोस्टली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एक आपको मैंने जो इमरजेंसी का नंबर दिया, साउथ 24, एनी टाइम अपने प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप कहीं भी ट्रैवल करें, फर्स्ट तो एक्चुअली 13 वीक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, आप अवॉइड करें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ना ट्रैवल करें। आफ्टर दैट आप कर सकती हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी है तो। और उसके बाद आप कहीं भी ट्रैवल कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप अपनी जो प्रेगनेंसी बुक है उसको अपने साथ ऑलवेज रखें, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट 1% अगर ज़रूरत पड़ सकती है आपको कभी भी कहीं पे भी, जैसे या फिर एंड ऑफ प्रेगनेंसी आपको 7th मंथ है, 8th मंथ है, 9th मंथ है, कुछ भी है, तो अगर आपको कभी भी अचानक से, उस टाइम पे नहीं पता होता, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आए तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हों, ताकि अगर आपको कोई भी ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए या फिर कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है दैट केस, ठीक है, तो उनके पास आपका डाटा हो, आपकी इंफॉर्मेशन हो और उनको पता हो आप कौन है, क्या है, तो वो आपको जो है हेल्प जो है प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। फिर जब आपका बेबी आपको बेबी को रजिस्टर करवाना है विदिन जो है, जब सेकंड डे ही आप हॉस्पिटल से आ जाए तो सेकंड डे ही आप चले जाएं सेंट्रल में, वहाँ पे बेबी को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है, इसको भूलना मत, ठीक है। क्योंकि एक जो टेस्ट होता है वो विदिन 5-6 डेज होना ही चाहिए, वो टेस्ट बेबी का, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद वो टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, तो आपका वो जो अपॉइंटमेंट देते हैं आफ्टर आपका बेबी डिलीवर होता है, वो आपने ज़रूर अटेंड करना है, वो अपॉइंटमेंट्स आपने अटेंड करना है। वो आपको जब आप अपने बेबी को रजिस्टर कराएंगे तो आपको भी अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आपके स्टिचेस जो हैं उनको देखने के लिए, और वैसे भी दूसरे चेकअप होते हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट आपको देते हैं, तो उनको आपने इग्नोर नहीं करना है, उनको लेना है अपॉइंटमेंट को, ठीक है। उसके बाद भी बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद भी आपका वेट वगैरह और सब कुछ चेक करते हैं कि आप नॉर्मल हैं या आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बेबीज़ की 1 ईयर तक अपॉइंटमेंट्स होती हैं सेंट्रोसोड में, ठीक है। तो वो आपने तो जब बेबी रजिस्टर हो जाता है उसके बाद भी आपकी पहले वीक में होती है, जैसे 1 वीक का हो गया बेबी, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, फिर 2 वीक में, ऐसे कुछ वीक्स में अपॉइंटमेंट होती हैं, बेबी का प्रॉपर वेट और बेबी ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इस टाइप की अपॉइंटमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो आफ्टर फिर 4 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर ऐसे ऐसे करके तो 1 ईयर तक आपकी बेबी की कंटिन्यू जो है अपॉइंटमेंट्स चलती हैं सेंट्रोसोड में, सब कुछ देखते हैं, उनका वेट देखते हैं या आईज ठीक से काम करने की, नोज और ईयर और ये थ्रोट और चेस्ट, है ना, और हाथ पाँव, है ना, वो 1 साल तक, जब तक कि बेबी बैठने वाला नहीं होता, सब चेक करते हैं बेबी की जो बैक अच्छे से है कि नहीं है, वो खड़े हो पा रहा है कि नहीं, तो वो 1 साल तक उसकी अपॉइंटमेंट चलती है, ठीक है। तो बेबी जब आपका बॉर्न हो गया है, उसके आपके बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया है और आपने उसका ये भी कर लिया है, क्या बोलते हैं, करताओं से दलों भी आ गया है, उसके बाद आप बेबी की मनी अप्लाई करें, उसका जो राइट है वो अप्लाई करें, क्योंकि आपका 9 मंथ वाला जो है राइट है वो फिनिश हो जाता है, 9 मंथ वाला जो है आपकी जो मनी आनी होती है वो बंद हो जाती है। उसके बाद आप वहाँ पे जाके सोशल सिक्योरिटी में जाके बेबी को रजिस्टर करवाएं और उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सारा कुछ दें, तो बेबी को आपके जो है यहाँ जो उसका जो पैसे हैं वो मिलते हैं, ठीक है। वो आपके 1 साल तक तो मिनिमम होता है 150 होता है, ठीक है। उसके बाद अब डिपेंड ऑन योर इनकम कि आपकी इनकम कितनी है, तो आपको कितना वो बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा भी मिलता है कम भी मिलता है, पर
आपको ज़रूरी है कि बेबी के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं उसके बाद आप जाके उसके मनी जो है अप्लाई करें। वो भी 1 मंथ या 1 मंथ के अंदर आ जाता है। वो भी अगर आपका बच्चा 4 मंथ्स का हो गया, 5 मंथ्स का हो गया है, अगर तब वो अप्रूव होता है। उस केस में पीछे जब बच्चा बॉर्न हुआ था तब से, और उस जो है जैसे सपोज दैट 100 यूरो आपको मिल रहे हैं बेबी के, तो आपका जब बेबी पैदा हुआ वहाँ तब से, और अगर आप 5वें महीने में अप्रूव होता है तो वो 500, तो आपको वो सारा पीछे का इकट्ठा मिल जाता है। पर उसको भी आप टाइम से जो है अपने आप को बेबी को रजिस्टर करवाएं, ठीक है। तो और क्या है इसमें, आपको बेबी की अपॉइंटमेंट, आपकी अपॉइंटमेंट है ना, आपने भी लेनी है, अपना चेकअप भी करवाना है। शुरू में जो चेकअप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ वो जो हम इंडिया में बनाते हैं पंजीरी, वही नहीं खाते जानी है, उसके साथ खूब सारी वेजिटेबल भी खानी है, सूप भी खाना है ना। तो ऐसे अगर ध्यान रखेंगे तो आपका शरीर जो है हेल्दी बनेगा, है ना। तो आप बेबी को अपना दूध भी पिला सकती हैं, तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, है ना। तो जितनी आप अपने आप को केयर करेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, और तो उस हिसाब से आप हेल्दी रहेंगे, उस हिसाब से आपका हेल्थ जो है मेंटेन होगा। शुरू में केयर की बहुत ज़रूरत होती है कि आपको सब काम भी करना है और आपको अपना केयर भी करना है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, ताकि आप अच्छे से अपने बेबी के लिए दूध जो है प्रोड्यूस कर पाएँ। और अपने बेबी को जो दूध देना है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना सोचें कि डब्बे वाला जो दूध होता है वो आपके दूध से स्ट्रॉन्ग है, नेवर। वो कोई भी चाहे कितनी मर्जी साइंस तरक्की कर जाए, लेकिन जो माँ का दूध होता है वो डब्बे वाले दूध से कभी बेस्ट नहीं हो सकता। इस बात को अपने दिमाग में रखें, ठीक है। मेरी 2 बेबीज़ हैं, और अभी जो ये बेबी है मेरी, ये 1.5 साल की है। बेटा मेरा अभी 3 साल का होगा, 2.5 साल का है। तो पर मैं दोनों को फीड करती हूँ, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाते हैं, और क्योंकि माँ का दूध एंटीबायोटिक भी होता है। शुरू में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इस टॉपिक पे भी एक और वीडियो बना दूँगी, है ना। तो लाइक आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट ठीक है कि आप जितना ज़्यादा प्रिकॉशन करें, जितना ज़्यादा कि अगर हम डब्बे के दूध से माँ का दूध अगर आप बच्चे को दे दोगे तो उसमें बीमारियाँ बहुत कम होंगी या ना के बराबर होंगी। डब्बे का दूध देंगे तो इतनी बीमारियाँ यानी कि छोटी मोटी जैसे कि स्टार्टिंग में होती है ना, वो बहुत होंगी, ठीक है। तो अगर आपको और कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप तो मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, बेबी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक दोबारा वीडियोस बना दूंगी अगर आपकी कोई क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच।